जोड़े हैं। हेलो 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 हेलो। ये वाला काम नहीं करता है, करता है इधर? नहीं नहीं करता था। चलिए सभी लोगों को नमस्ते और सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट करके। चैट बॉक्स कहाँ है? सभी लोग एक बार फटाफट करके मैसेज करेंगे। हाँ, पंकज कुमार गुप्ता जी का मैसेज आना शुरू हो गया। सभी लोग जितने लोग लाइव हो रहे हैं सभी लोग जुड़ जाइए। और आज आपका ये तीसरा सेट टेस्ट का डिस्कशन होगा। और हमने हमने पहले ही बोला था आपको कि पूरा का पूरा एएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको करा रहे हैं, ताकि वो बच्चे जिनका सपना है एएलपी में जाना उनको थोड़ा आसानी हो जाए। नहीं तो चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को। एक बार फटाफट करके सभी लोग जुड़ जाइए। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इजी क्वेश्चन है। अब मिलान करना है आपको, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एकदम इजी है, इससे इजी और क्या हो सकता है। तुम्हें जो पता है पहले उसको मैच कर दो। तुम कहोगे कि सर यहाँ पर 4 का देख रहे हैं तो 4 का तो यहाँ डी मैच कर रहा है। नहीं, 4 का तुम देखो गौर से तो 4 का डी लग रहा होगा यहाँ पे। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, ये मैच कर रहा है ना। तो डी का क्या होगा, कहेंगे डी का 4। अब डी का अगर 4 हो गया तो डी का 4 यहां भी है, डी का 4 यहां भी है। तो इसमें से कोई एक ही आंसर होना है। इसका मतलब ना तो बी आंसर होगा ना तो हमारा सी होगा। दो कट गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर वाट की बात करते हैं तो वाट को क्या बोलते हैं, तो जूल पर सेकंड को हम लोग वाट बोलते हैं। और जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन गुना मीटर हम लोग बोलते हैं। न्यूटन गुना मीटर पर सेकंड हमारा हो गया। इसमें वाट बराबर इतना भी हो सकता है, वाट बराबर इतना भी हो सकता है। इसका मतलब न्यूटन मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसमें ये मैच कर गया। तो वन का क्या होगा, तो वन का हमारा ए, यानी कि वन का तो ये इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर डी लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग डी लिखते हैं इसको। ये 4 का डी हो गया और यहाँ पर 1 का क्या होगा, ए मैच कर रहा है। तो 1 का ए 4 का डी, 1 का ए 4 का डी, यहां भी है यहां भी है। अभी तक नहीं मिला आंसर। अगला अगर हम लोग बात करते हैं 1 किलो वाट आवर, 1 किलो, किलो का मतलब कितना होता है, 1000। 1 किलो का मतलब, किलो का मतलब 1000, वाट आवर दे रखा है तो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। इसको रखने देते हैं, यहां से मैच करते हैं इसको, सॉरी इसको यहां से मैच करते हैं। एक मिनट, यहां से इसको मैच करते हैं। यहां देखिए गौर से, अगर इसको मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि यहां पर हमारा कितना होता है, 1 किलो का मतलब कितना होता है 1000, वाट का मतलब कितना होता है जूल पर सेकंड, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, ये किलो का मतलब कितना होता है 1000, किलो का मतलब यहां पर 1000, जूल पर सेकंड इंटू आवर, आवर का मतलब कितना कहेंगे 3600 सेकंड, ठीक है। अब इतना हो गया, सेकंड से सेकंड कटा कट गया, जो भी बचा वो जूल में, और इसको सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका बी हो गया, इसका बी होगा तो इसका सी हो जाएगा। तो एसीबीडी, एसीबीडी कौन सा होगा, एसीबीडी आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। जो सेट बता रहे सर उससे पहले भेज दीजिए, राहुल कुमार जी। अच्छा ठीक है, आपको भिजवा देंगे, नहीं गया होगा तो भिजवा देंगे, ठीक है। बात बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, यदि वायुमंडल नहीं हो, अगर वायुमंडल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, तो वायुमंडल नहीं होगा तो पूरा वैक्यूम हो गया। वायुमंडल अगर नहीं हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे कंप्लीटली ये वैक्यूम हो गया। और कंप्लीटली वैक्यूम हो गया इसमें कोई भी हम कहेंगे छोटे हुए पार्टिकल्स इसमें नहीं होंगे, यानी कि कोई भी छोटा पार्टिकल नहीं होगा इसमें, कुछ भी पार्टिकल्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पूरा का पूरा वैक्यूम हो गया, पूरा का पूरा निर्वात हो। वैक्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तब कह रहा है कि तब आप क्या करें, तो पृथ्वी से आकाश की तरफ अगर देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। मेरे दोस्त मैं आपको कहना चाहता हूं, गौर से देखो। अगर मान लेते कि यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर सन है, तो सन से तो बहुत सारी किरणें निकलती है। और मान लेते कि एक किरण सीधा ऐसे निकल करके ऐसे गई, अब ऐसे निकल करके ऐसे गई, और हम ये मान लेते कि इधर हमारा वायुमंडल नहीं है, इधर हमारा वायुमंडल नहीं, जैसे कि अगर बात करते हैं इसमें वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है इसका मतलब है कि जैसे हम लोग स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, स्पेस बोले तो अंतरिक्ष की बात करते हैं। बताओ अंतरिक्ष में कोई हमारा, अंतरिक्ष की अगर हम बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, वहां पर वायुमंडल है, कहोगे सर नहीं है। अगर जब वायुमंडल नहीं होगा तो क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन तभी होता है जब वायुमंडल में छोटे छोटे कण से टकराता है तो बिखरता है,
नहीं, छोटे छोटे कण से टकराने के बाद अगर प्रकाश इधर उधर बिखरता है तो इसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहां तो कण है ही नहीं, ये तो वैक्यूम है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो इसका मतलब वैक्यूम है, और अगर वैक्यूम हो गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर आप यहां पर खड़ा होते हैं, अगर आप यहां पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के आप अगर इधर देखते हैं तो प्रकीर्णन होगा, तभी तो आपकी आंखों पर आएगा वो रोशनी। तो प्रकीर्णन हुआ ही नहीं, तब जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको हर चीज इधर की ओर काला नजर आएगा, ब्लैक, पूरा का पूरा काला नजर आएगा। क्योंकि आपकी आंखों पर, जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज दिखाई देता है, तो आपकी आंखों तक, वो आपकी आंखों तक टकराने के बाद प्रकाश दीवार में पड़ता है, और दीवार से टकराने के बाद आपको आपकी आंखों के तक पड़ता है, और तब जब आप दीवार को देखते हो तो आपको दीवार दिखाई देता है। जैसे अंधेरा है तो अंधेरा में प्रकाश नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आपको सब कुछ दिखाई देता है। तो आकाश में परावर्तन तो होगा ही नहीं, आकाश में प्रकीर्णन होगा। परावर्तन होने के लिए परावर्तक सतह चाहिए, लेकिन आकाश में तो है नहीं, तो आकाश में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आप समय में देखेंगे तो अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स वायुमंडल होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन, वो चीजें दिखाई देगी। लेकिन अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा, वायुमंडल ही नहीं हो, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होगा? कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आपको जो भी चीज दिखाई देगी इसके ऊपर सब काला नजर आएगा। इसीलिए कहते हैं हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, इसी आदमी को हम बैठा देते हैं यहां पर, और हम ये मान लेते कि इधर हमारा वायुमंडल है। गौर समझिएगा, हम मान लेते कि इधर हमारा वायुमंडल है। अगर इधर वायुमंडल है, इसका मतलब है मेरे दोस्त कहीं ना कहीं यहां पर वायुमंडल होगा, तो यहां पर हमारे डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे। यहां पर क्या होगा, कहेंगे इसमें हमारे एनवायरमेंट में वैक्यूम नहीं होगा, इसमें हमारे डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। अब जैसे ही ये हमारा जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये हमारा आगे की ओर जाएगा, तो इसमें कुछ हमारे रे की बात करते हैं, जैसे कि ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग होकर के आपकी आंखों तक पड़ा, और फिर ये ब्लू कलर हमारा परावर्तित होकर के ऊपर की ओर जाएगा। तो आगे ऊपर देखेंगे तो आपको सब कुछ कैसा दिखाई देंगे, ब्लू दिखाई देगा। इसका मतलब आकाश का रंग अगर ब्लू दिखाई देता तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग हुआ। अगर आकाश का रंग, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर आकाश के रंग की बात करते हैं, यदि आकाश का रंग अगर बात करते हैं, आकाश का रंग अगर आपको नीला दिखाई देता है, इसका मतलब है कि नीला कलर का क्या होता, कहेंगे नीला का प्रकीर्णन हुआ, इसी का प्रकीर्णन हुआ, इसीलिए ऐसा दिखाई देता है। इसी कलर का प्रकीर्णन होकर के आपकी आंखों पर आया और आपको चीजें दिखाई देती है। इसीलिए कहेंगे कि प्रकाश, अगर आकाश का रंग नीला दिखाई देता, कहेंगे इस नीला का कलर का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वायुमंडल नहीं है। तो सीधा सीधा अगर वायुमंडल नहीं होगा, वैक्यूम होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, कहेंगे काला नजर आएगा सब कुछ। इसीलिए इस केस के लिए हमारा क्या होगा, कहेंगे काला। वायुमंडल नहीं है तो काला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़, सीधी यानी छड़ की बात कर रहे हैं, छड़ कैसा कहेंगे, सीधी छड़ जो होती है वो झुकी हुई नजर आती है, यानी सीधी छड़ जो है वो झुकी हुई आपको मालूम पड़ती है। ध्यान रखना, जब आप आंशिक रूप से करा, आंशिक रूप से थोड़ा या थोड़ा सा ज्यादा, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई वस्तु, इसका मतलब समझिएगा कि मान लेते कि ये हमारा क्या कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या कहेंगे, इस कंटेनर में यहां पर पानी भरा हुआ, गौर से देखना, इस कंटेनर में यहां पर पानी भरा हुआ, ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या कहेंगे, यहां पर पानी भरा हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये कंटेनर है और प्रकाश जा रही है, और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ, कहेंगे इस कंटेनर में यहां पर पानी भरा हुआ। गौर से देखो, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ, कहेंगे यहां पर पानी भरा हुआ। इस कंटेनर में यहां पर पानी भरा हुआ, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ। देख गौर से देखना, इस कंटेनर में ये पानी भरा हुआ, ये पानी भरा हुआ, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ। गौर से देखिए, ये पानी भरा हुआ, मान लेते कि यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, किसी सीधी छड़ को हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं, और सीधी छड़ को हम ऐसा दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख पाएगा। सीधी छड़ को आप ऐसा दिखाना चाहते हैं, ध्यान सुनेंगे, सीधी छड़ को आप ऐसा दिखाना चाहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मान लेते कि इधर छड़, इधर हमारा पानी है, अंदर में क्या कहेंगे, अंदर में तो पानी है, अंदर में पानी है, और इधर हमारा क्या कहेंगे, इधर हमारा हवा है। हमें ये बताइए, अगर नॉर्मल की बात करते हैं, अविलंब की बात करते हैं, कोई भी वस्तु किसी भी चीज पर अविलंब होता है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर ये पेन अविलंब होगा, तो ये पेन अगर अविलंब होगा बोर्ड पर, तो कहेंगे इस बोर्ड के साथ 90 डिग्री कोण बनेगा, तभी ये अविलंब होगा। तो सेम यहां भी अगर आपको कहना चाहते हैं, ये हमारा एक सतह है, और इस सतह पर कोई लाइन अगर अविलंब होता है,
अगर कोई लाइन हमारा कैसा कहते हैं अविलंब होगा तो इस सतह पर 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब है कि ये सतह के साथ कितना तो कहेंगे ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, तभी इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अविलंब का नाम कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, अविलंब होने के लिए इस सतह पर इसको अविलंब अगर होना है तो इस सतह पर उसका 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी होता है। तो इस सतह पर हाथ देखो, इस सतह पर ऐसा अगर हमारा बन रहा है इसका मतलब ये अविलंब है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब आप एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम जाते, सभी को पता होगा, अगर आप विरल माध्यम से अगर आप सघन माध्यम में जाते हैं, अगर आप विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश क्या होगा, तो विरल से सघन में जाएंगे तो प्रकाश अविलंब की तरफ मुड़ जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो बताइए, अगर यहां हवा है यहां पानी है तो माध्यम चेंज किया, अगर माध्यम चेंज किया तो अपवर्तन हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि माध्यम जब भी माध्यम चेंज करेगा तो अपवर्तन होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अपवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही अपवर्तन होगा तो ये क्षण जो है ये सीधा नजर नहीं आकर के ये क्षण जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्षण आपको इधर की ओर दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा अविलंब की तरफ मुड़ रहा है, ये अविलंब है, ये लाइन अविलंब है, इस सतह पर इधर अविलंब तो इस सतह पर इधर भी अविलंब। इसका मतलब ये लाइन हमारा ये जाना चाहिए था ऐसे की तरफ, लेकिन ये मुड़ गया तो थोड़ा सा ये टेढ़ा नजर आता है, ये सीधा क्षण टेढ़ा नजर आता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण ऐसा हुआ। हवा से पानी में गया, माध्यम परिवर्तन, अपवर्तन हो जाता है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, परावर्तन के लिए माध्यम परिवर्तन नहीं करता। याद रखना मेरे दोस्त, इसमें माध्यम परिवर्तन नहीं होता है, इसमें माध्यम चेंज नहीं करता, माध्यम परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी धातु की ऊष्मीय चालकता निर्भर करती है। अगर धातु की ऊष्मीय चालकता की अगर बात करता है, खास करके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। कह रहा यदि ऊष्मीय चालकता निर्भर करती तो किस पर, तो कहेंगे ऊष्मीय चालकता जो होती है वो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम लोग ऊष्मीय चालकता की बात करते हैं, एक ही लाइन में याद रखना, अगर हम लोग ऊष्मीय चालकता की बात करते हैं, ऊष्मीय चालकता को के से दिखाते हैं, और ऊष्मीय चालकता मटेरियल की प्रॉपर्टी है, याद रखना ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो याद रखना मेरे दोस्त ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं आपसे, अगर हम बोलेंगे कि बताओ 1 ग्राम सोना है, हम आपसे बोल रहे हैं 1 ग्राम सोना है, हम बोलेंगे 1 केजी सोना है, 1 ग्राम सोना है, 1 केजी सोना है, दोनों तो सोना ही है ना। हम बोलेंगे 1 ग्राम सोना है, 1 केजी सोना है, बताओ इसकी उसमें धारकता, इसकी उसमें चालकता क्या होगी, तो कहेंगे इसमें उसमें चालकता का मान क्या होगा, तो अलग अलग होगा, सेम होगा। तो तुम कहोगे सर अगर इसकी बात करते तो इसकी उसमें चालकता क्या होगी, तो कहेंगे उसमें चालकता समान होगी। कैसा होगा, तो कहेंगे समान होगा, क्योंकि दोनों मटेरियल का प्रॉपर्टी है, दोनों के मटेरियल सेम है, ये भी सोना ये भी सोना, मटेरियल सेम है, तो कहेंगे उसमें चालकता का मान सेम होगा। चाहे क्वांटिटी ज्यादा हो कि कम हो फर्क नहीं पड़ता है, उसमें चालकता सेम होगा, क्योंकि उसमें चालकता मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उसमें चालकता की अगर हम बात करते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी आपसे पूछता है, याद रखना, इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट वाट पर क्या होगा, तो मीटर केल्विन होता है। ये कैसे मिलता, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कंडक्शन का, और Q इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे यहां पर KA dt अपन में dx होता है। और यहां पर अगर हम लोग K की बात करते हैं उसमें चालकता है, तो जिसका यूनिट निकालेंगे उसको बाहर कर लेंगे तो Q इंटू dx हो जाएगा, और अपन में यहां पर A इंटू dt हो जाएगा। और एक बात आप जानते होंगे कि ये Q जो है ये उष्मा संचरण है, और उष्मा संचरण को यूनिट में जूल पर सेकंड लिखते हैं, और इसको वाट कहते हैं। अगर उष्मा बोलेगा तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, और उष्मा एक प्रकार का अगर ऊर्जा तो उसका यूनिट जूल होता है। लेकिन अगर बोलेगा उष्मा संचरण तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उष्मा संचरण को जूल पर सेकंड बोलेंगे, और जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं। इसीलिए अगर आपको इसका यूनिट निकालना हो तो Q का यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे वाट हो गया, और dx क्या, तो कहेंगे ये मोटाई होता है, और मोटाई थिकनेस, मोटाई का यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा, और नीचे में एरिया है तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और तापमान अगर आप ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं तो तापमान का यूनिट केल्विन में होगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बच गया, क्योंकि वाट पर मीटर केल्विन बच गया, वाट पर मीटर केल्विन, इसीलिए इसका यूनिट वाट पर मीटर केल्विन, उसमें चालकता का यूनिट वाट पर मीटर केल्विन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो याद रखना, और दूसरी बात याद रखना मेरे दोस्त, सबसे अधिकतम उसमें चालकता अगर होती है तो डायमंड का होता है। किसका होगा, कहेंगे ये डायमंड का होता है। तो डायमंड का सबसे ज्यादा कितना, कहेंगे 2300 वाट पर मीटर केल्विन होता है, याद रखना है। अगर बोलेगा सबसे कम अगर किसका होगा, तो याद रखना हवा का होता है, एयर का होता है। कितना होगा, तो 0.026 वाट पर मीटर केल्विन होता है, याद रखना आपको, ठीक है। और दूसरी बात, अगर जिसकी उसमें चालकता ज्यादा होती है उसमें उष्मा संचरण भी उस मटेरियल में फास्ट होता है, याद रखना।
उसमें चालकता अगर ज्यादा होगा, ध्यान रखना, उसमें चालकता जिस मटेरियल का, उसमें चालकता जिस मटेरियल की बात करते हैं, जिस मटेरियल का, उसमें चालकता जिस मटेरियल का ज्यादा होगा, उसमें उष्मा संचरण भी क्या होगा कहेंगे, उसमें उष्मा संचरण फास्ट होता है। इसमें उष्मा संचरण कैसा होगा कहेंगे, फास्ट होगा। जिसमें मटेरियल जिस मटेरियल की उसमें चालकता कम होगी, उसमें उष्मा संचरण स्लो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, याद रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर उसमें चालकता का, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, ये सारे पॉइंट्स जितने मैंने आपको बताया, यूनिट भी पूछता है, आप ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो, एक ही मटेरियल के लिए एक ही होता, अलग अलग नहीं होता, चाहे कम हो कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा डायमंड का, सबसे कम हमारा कहते हैं हवा का, सबसे ज्यादा हमारा हीरा का, सबसे कम हमारा इतना और इतना, याद रखेंगे। और जिसका उसमें चालकता ज्यादा होगा, उसमें उष्मा का संचरण उतना ही हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। अगर हम आपको कहेंगे डायमंड है और हम कहेंगे लोहा है, बताओ उष्मा संचरण किसमें फास्ट होगा, कहेंगे डायमंड में, क्योंकि डायमंड की उसमें चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है। नहीं, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पर और भी बात पे आते हैं, समझिए गौर से। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू KA/dT/dx, और ये फॉर्मूला आपका चालन विधि द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है उसके लिए यूजफुल होता है। तो चालन विधि द्वारा जब उष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण ठोस में होता है, तो किसी ठोस वस्तु में उष्मा संचरण करेगा, तो यही फॉर्मूला लगा करके निकालना है। अगर हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि उष्मा संचरण का मान कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, यहां पर dx कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे यहां पर K और dt भी क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर K dt कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसको छोड़ देते हैं। K और dt क्या है, तो कहेंगे ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो K dt मतलब टेम्परेचर में अंतर, इतना बराबर अगर कांस्टेंट कह दिए, इसका मतलब है कि अगर ताप में अंतर होगा, ज्यादा होगा, तो ये कम होगा, क्योंकि यहां से आप लिखेंगे K और वित्तकर्मानुपाती हमारा dt, टेम्परेचर में अंतर। अगर तापमान में अंतर ज्यादा होगा, तो कहेंगे उसकी उसमें चालकता कम होगी, या जिसकी उसमें चालकता कम होगी उसमें तापमान में अंतर कम। तापमान में अंतर कम तो ये कम, अगर ये ज्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा, उल्टा होता है। इसीलिए हम कहते हैं, क्या बताओ, उसमें चालकता किस पर निर्भर करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या धातु की प्लेट की मोटाई पर निर्भर करेगा, ज्यादा मोटा का ज्यादा होगा, कम मोटा होगा? नहीं, मोटा पतला से मतलब नहीं है, चौड़ा से मतलब नहीं है, मटेरियल सेम है तो सेम होगा। तो कहेंगे धातु की प्लेट की मोटाई पर, बिल्कुल भी नहीं। प्लेट के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल भी नहीं। किस पर, तो कहेंगे दोनों सतह के ताप के अंतर पर, क्योंकि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी उसमें चालकता तापमान के अंतर पर निर्भर करता, अगर ये ज्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा, इसीलिए कहेंगे ये तापमान के अंतर पर निर्भर करता है, और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका मान क्या होगा, तो कहेंगे अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ के लिए मान क्या होगा, तो कहेंगे अलग अलग होता है, ध्यान रखेंगे। आंसर करेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में अगर मदद करता है, तो ये सब के सब जो दे रखे हैं, ये सब के सब हमारे ब्लड की प्रोटीन है। तो हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, कि हमारे ब्लड है, और इस ब्लड में क्या, तो कहेंगे इस ब्लड में ब्लड के प्रोटीन होते हैं मौजूद। तो हमारे ब्लड में क्या होगा, तो हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होगा, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, कहेंगे आरबीसी का होगा, और क्या होगा, कहेंगे यहां पर डब्ल्यूबीसी का होगा, और क्या होगा, कहेंगे हम यहां पर प्लेटलेट्स होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, यहां पर प्लेटलेट्स होगा। अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करते हैं, ब्लड में कितना ब्लड प्लाज्मा होगा, कहेंगे ये हमारा 55% होता है। अगर ये 55% हो गया, तो ये सब मिलाकर के कितना होगा, कहेंगे बचा रेस्ट हमारा 45% होगा। अब इसी ब्लड प्लाज्मा में हम कहेंगे सबसे ज्यादा मात्रा अगर किसी का होगा, तो 90% हमारा यहां पर जल होता है, यानी 55% का 90% जल होगा, और शेष बचा 10% में आपके क्या होंगे, तो कहेंगे इसी में आपके मिनरल्स वगैरह होंगे, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसमें प्रोटीन होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोटीन का, तो ये कौन कौन से प्रोटीन हमारे ब्लड में होंगे, तो याद रखना एल्बुमिन प्रोटीन होता है, एक का नाम है क्या, तो कहेंगे एल्बुमिन प्रोटीन होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर ग्लोबुलिन होता है, याद रखना ग्लोबुलिन होगा। तीसरे की बात करते हैं, तो यहां पर प्रोथ्रोम्बिन होगा, ध्यान रखना ये प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं। और चौथे की बात अगर करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहां पर, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग फाइब्रिनोजन की बात करते हैं, ये फाइब्रिनोजन होता है। तो ये सब के सब ब्लड के प्रोटीन है। तो आप कहेंगे सर रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त के थक्का बनाने में जो प्रोटीन सहायक होता है वो ये होता है। ये हमारे क्या, तो कहेंगे ये हमारा ब्लड का प्रोटीन होगा, आप देखिए गौर से। और ये क्या करता है, तो कहेंगे ये हमारा क्या करेगा, तो कहेंगे ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, याद रखना ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ब्लड क्लॉटिंग में अगर कोई सहायक है,
अगर ब्लड क्लॉटिंग में अगर कोई सहायक है तो हमारा यही दोनों होगा, अगर ये दोनों होगा तो ये भी होगा और ये भी होगा, ये होगा तो यही आंसर हो जाएगा। अब कहेगा सर एल्बुमिन क्या करता है, तो एल्बुमिन यहां पर दे रखा है, ये ब्लड को गाढ़ा बनाता है। ये क्या करता है मेरे दोस्त याद रखना, ये ब्लड जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा बनाता है, ब्लड को थिक करता, ब्लड को गाढ़ा बनाता है, याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर ग्लोबुलिन का, तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है। तो आप कहेंगे रक्त को थक्का बनाने में जो मदद करता है हमारा फाइब्रिनोजन और हमारा प्रोथ्रोम्बिन होगा। तो बी और सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे बात करना चाहते हैं मेरे दोस्त यहां पर, अगर हम बात करना चाहते हैं आपसे यहां पर कि आरबीसी का काम क्या बात कहेंगे, आरबीसी हमारे ब्लड में O2 तथा CO2 का परिवहन करता है, O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। WBC भी क्या करता है, तो ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। ब्लड में क्या करेगा, तो कहेंगे ये भी ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता, ये भी ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता, ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है, तो बढ़ाता है। और प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में होता है ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, ये भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, ये भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा, कहेंगे यहां पर ब्लड क्लॉटिंग में ये भी हमारा क्या होगा, कहेंगे सहायक होता है। हमें लगता है कि ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप कुमार जी प्लीज रिप्लाई में, गुरुजी कौन सा सेट बना, क्या है, क्या लिखे, एक बार फिर से मैसेज करिएगा। ठीक है, मनोज कुमार जी, ये जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं अभी 3200 वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो आपका चल रहा है हमने एएलपी का आपको सेट करके क्वेश्चंस दिया है, तो जिनके छूटे हुए थे 4-5 सेट उनको भी ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है। तो ऑनलाइन में जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप ये सेट कर रहे हैं तो ये कंप्लीट मेरे द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चंस है और इसमें हमने उसी क्वेश्चन को सेट किया है जो क्वेश्चन आपके खास करके एएलपी में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा जो कंसेप्ट यूज होगा। और दूसरी बात, हमने 20 क्वेश्चन का सेट बनाया है, तो इस 20 क्वेश्चन में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में हमारा क्या होगा, तो ईडी का क्वेश्चन होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस होंगे। तो कंप्लीट अभी से अगर तैयारी करिएगा तो सब कुछ आपका वे में चलेगा और अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसीलिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चंस भी आपका बेहतरीन क्वेश्चंस है, आंसर करके बताएंगे। कह रहा है कि 2 वाहन है ए और बी, यानी कि 2 गाड़ी है और दोनों गाड़ी का नाम क्या, तो कहेंगे एक गाड़ी का नाम ए है और दूसरी गाड़ी का नाम क्या है, तो बी है। अब ये कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ की बात कर रहा है और दूरी समय ग्राफ में सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा की बात कर रहा है। अब अगला कंडीशन कह रहा है आपका कि जिनमें बी का जो ग्राफ होगा ए की तुलना में समय अक्ष के साथ बड़ा कोण पर है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, तो कहेंगे एक दूरी समय ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो कहेंगे यहां पर दूरी समय ग्राफ बोला है, तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पर दूरी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या लिख रहे थे, यहां पर समय का एक्सिस। अब कह रहा है कि 2 ग्राफ इसके बीच में बनाना है और 2 ग्राफ बनाना है, तो एक ग्राफ हमारा ऐसा, एक ग्राफ हमारा ऐसा, क्योंकि दोनों की दोनों सरल रेखा में बोला, सीधी रेखा में बनाना है और दूरी समय ग्राफ में सरल रेखा में दिखाना है। और ए और बी जो गाड़ी है उसके लिए हमारा दे रखा है, कह रहा है कि बी का जो ग्राफ है वो ए की तुलना में समय अक्ष के साथ बड़ा कोण पर है। इसका मतलब ये बी वाला होगा और ये हमारा ए वाला होगा। तो बी का जो एंगल होगा वो हमारा क्या, तो कहेंगे बी का जो एंगल है वो हमारा यहां पर क्या, तो कहेंगे ये ज्यादा है। इसका मतलब थीटा बी ज्यादा हमारा होगा और थीटा ए जो होगा वो हमारा क्या, तो कहेंगे कम होगा। इसका मतलब है कि थीटा बी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा और थीटा ए होगा तो कम। तो किसका स्लोप, स्लोप थीटा को बताता है। याद रखना, थीटा जो होता है ये थीटा हमारा क्या कहेंगे, ये थीटा हमारा थीटा बोलिए या टेन थीटा बोलिए, ये सब हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा स्लोप होता है। चाहे थीटा बोलिए कि टेन थीटा बोलिए, ये सब हमारा क्या कहेंगे, स्लोप होता है। इसका मतलब है जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका टेन थीटा ज्यादा, जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो मैं इसको स्लोप मेथड से मैं बनाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे तो समझना गौर से, अगर मान लेते हैं यहां पर समझिएगा, अगर ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके बीच में कोई ग्राफ है और इस ग्राफ का अगर आपको बोलेगा कि बताओ स्लोप क्या होगा, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि सर स्लोप dy by dx होगा, क्योंकि यहां y एक्सिस यहां पर x एक्सिस है, ये y और x है तो स्लोप dy by dx होगा। हम आपको और भी चीज बताना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहां पर v है और यहां पर t है, इसके बीच में ये ग्राफ है, हम कहेंगे बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। ये ग्राफ होता है, एक्चुअली में ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा, कहेगा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो तुम कहोगे सर
इस ग्राफ का स्लोप हमारा क्या होगा तो कहेंगे यहां पर डीवी अपन में क्या होगा तो कहेंगे डीटी होगा। सेम यहां पर दूरी और समय है तो कहेंगे बताओ इसका स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, तो तुम कहोगे सर यहां पर अगर हम लोग दूरी बटा अगर समय कर देते हैं तो दूरी बटा समय हम आज तक यही पढ़ते हैं कि दूरी बटा समय हमारा क्या तो कहेंगे चाल होता है, और दूरी बटा समय चाल, और दूरी और समय के बीच में यहां y और x है तो स्लोप डी बाई डी एक्स है, v और t है तो स्लोप डीवी बाई डी है। और अगर यहां दूरी बटा समय हो गया, दूरी बटा समय होगा तो ये चाल होगा, दूरी बटा समय को भी हम लोग स्लोप कहेंगे, तो दूरी बटा समय भी हमारा क्या कहेंगे स्लोप होगा, और यही स्लोप हमारा चाल देगा। इसका मतलब है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका चाल ज्यादा, क्योंकि स्लोप बराबर चाल होता है। इसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा देख लो गौर से, जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, टेन थीटा ज्यादा स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो उसका चाल ज्यादा। मेरे दोस्त आप कह सकते हो कि थीटा किसका ज्यादा, तो कहेंगे बी का ज्यादा होगा। इसका मतलब बी की चाल ए की चाल से क्या होगा तो ज्यादा होगा, तो बी की चाल ए की चाल से क्या होगा तो कहेंगे अधिक होगा, आंसर हो जाएगा बी। बताओ क्लियर है सभी लोग, एक बार बताओ जल्दी से, क्लियर है सब कुछ? बोर्ड वाला पीडीएफ सर भेज दीजिएगा, बिल्कुल विकास सर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन जी चलिए बिल्कुल जाएगा, संदीप जी बिल्कुल जाएगा, सब कुछ ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखिए जो लोग मेहनत करेंगे ना उन्हीं को सफलता मिलेगी, थोड़ा मेहनत को बढ़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायां आलिंद और बायां नीले में मौजूद वैल्व के बारे में बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं मेरे कि बायां आलिंद बायां नीले कहा तो हमारे हार्ट में होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट का जो चेंबर होता है, चाहे मेमल्स हो या कोई पक्षी होता है, तो हार्ट के चेंबर कितने होते हैं? 4 होंगे। तो अगर मोटा मोटी अगर हम हार्ट के चेंबर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारा हार्ट का चेंबर कैसा बनेगा, तो हमारा हार्ट का चेंबर कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा कंप्लीट क्या तो कहेंगे ये हमारा हार्ट है, और इसको आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा क्या तो कहेंगे ये हार्ट बना हुआ होता है। और हमारे हार्ट जो है वो कुछ इसी तरह से हमारे हार्ट बने हुए होते हैं। ये हमारा हृदय है, ये हमारा हार्ट है। बताओ कितने चैम्बर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कि सर 1 2 3 4, इसलिए इसके नाम भी है राइट ऑरिकल, तो इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑर्टिकल तो कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कितने चैम्बर हो? 4 चैम्बर, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, राइट ऑर्टिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गया। हम लोग जानते भी हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। अब क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं यहां पर हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में सबसे पहले अगर ब्लड जाएगा तो वह CO2 ब्लड जाता है, और यहां जो वैल्व लगा रहता है इसमें 3 गो वैल्व रहता है, इसको ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो वैल्व रहता है इसको डाइकस्पिड बाइकस्पिड वैल्व बोलते हैं। ये 2 गो होगा और ये 3 गो होगा, और जो भी वैल्व होंगे चाहे ये वैल्व रहे कि ये वैल्व रहे, दोनों वन वे होता है, अगर सिर्फ आएगा जाएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखेंगे, पूछता भी है क्वेश्चन। तो आपका CO2 बल्ब इधर से गया तो CO2 इसमें जाएगा, क्या गया तो कहेंगे यहां पर CO2 रिच ब्लड इसमें गया, और इसके बाद सीधे ये ब्लड कहां चला जाता है तो कहेंगे हमारे लंग्स में जाता है, यहां पर लंग्स है फेफड़ा, तो ये अगर फेफड़ा में जाता है तो ये एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ये हमारा पाइप होता है यहां पर, और इस पाइप के थ्रू हमारा जाता है, और इस पाइप को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, फुसफुस धमनी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर लंग्स है तो लंग्स का क्या करेगा, तो लंग्स में जो गया वो तो CO2 लेके गया, लेकिन इस लंग्स से जो निकलेगा तो वो कौन ब्लड लेके निकलेगा तो कहेंगे O2, क्योंकि हमारा लंग्स जो होता है वो CO2 को O2 में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में बदल देता है, यानी गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। तो हमारे ब्लड में हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में ये CO2 लेकर के गया, तो पहले दायां आलिंद में, फिर दायां नीले में, दायां नीले से सीधे हमारे हार्ट में नहीं गया, दायां नीले से निकल करके सीधे हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में CO2 O2 बन जाता है। अब जो ये O2 बन गया तो ये हमारा शुद्ध रक्त हो गया, O2 बन गया तो ये हमारा कैसा होगा, कहेंगे शुद्ध रक्त हमारा बन गया। और अगर शुद्ध रक्त को देखते तो ये हमारा यहाँ एक पाइप लगा रहता है, और इस पाइप की बात करते तो ये पाइप हमारा यहाँ पर क्या लेकर के आ रहा है, कहेंगे O2 ब्लड को लेकर के आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ, फिर इस रास्ते से यहाँ आएगा, और इससे जैसे ही लंग्स जाएगा तो फिर यहाँ पर बायां आलिंद में जाएगा, बायां आलिंद से बायां नीले में, और फिर बायां नीला से यहाँ पर इसमें कौन सा ब्लड, कहेंगे O2 है, और ये सीधे हमारे पूरे शरीर में एरोटा के माध्यम से, किसके माध्यम से, एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो क्या लेकर के गया, तो कहेंगे बाहर जो लेके गया पूरे शरीर में O2 रिच ब्लड लेके जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, और यहां पर ग्रीन वाला जो है पाइप देख रहे हैं, इस पाइप को हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में CO2 का प्रवाह हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स में O2 का प्रवाह हो रहा है, तो इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि बायां आलिंद और बायां नीले में मौजूद जो वैल्व होंगे वो कौन से होंगे, तो बायां आलिंद इधर है, बायां नीले इधर है, और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में जो मौजूद वैल्व होंगे, एक तो वैल्व हमारा ये था
और ये हमारा दायां आलिंद दायां नीले के बीच में था, और एक वेल्व हमारा यहां पर होता है जिसको बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में कहते हैं, और यही चीज पूछा गया है आपसे। तो ये 2 गो एरो मार्क लगा हुआ, इसका मतलब बाइक का स्पीड होगा यानी कि 2 होगा। इसका मतलब है हमारे आंसर्स क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे ही होता है जो बात मैंने आपको बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर सेमीलुनार वाल्व की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हम लोग सेमीलुनार वाल्व की अगर बात करते हैं तो सेमीलुनार वाल्व हमारा क्या होगा कि ये सेमीलुनार वाल्व कहां पर होता है, एक तो हमारा एरोटा में जब हमारा ब्लड जाता है तो उस एरोटा के पास हमारा वाल्व होगा, और दूसरा हमारा कहां पर पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड इंटर करता है तो वहां भी एक वाल्व होता है। तो उसी वाल्व को हम लोग सेमीलुनार वाल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद नीचे गिराई जाती है। मेरे दोस्त, अगर किसी वस्तु को बोलेगा गिराई जाती है, अपने आप गिर रहा है, फिसल करके गिर रहा है, बोलेगा गिराया गया, और क्वेश्चन में जब तक ये नहीं मेंशन करेगा कि इतने वेग से गिराया गया, तब तक समझ लेना उसका प्रारंभिक वेग को 0 मानना है। और आपको 80 मीटर की ऊंचाई से किसी गेंद को गिराया गया, और जब वस्तु को किसी गेंद को गिराया गया तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या मान लेंगे, तो 0 मान लेते हैं, ठीक है। यू का मान 0 हो गया, और जब गिरेगा तो सरफेस बनाना पड़ेगा नीचे, तो एक सरफेस हम डिजाइन कर देते हैं नीचे की, ये हमारा समतल सतह है, इसी पर ये गेंद गिर रहा है, और समतल सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो आपको क्वेश्चन में बोल दिया ये कितना मीटर हाइट पे है, कि ये आपका 80 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहा है। यानी 80 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया गया, जो हमारा 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया गया, ये गेंद है 80 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया गया, हाइट कितना, तो 80 मीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि चौथे सेकंड में, आपसे कह रहा है कि चौथे सेकंड में बताना है, 1 से लेकर के 4 सेकंड में क्या हुआ पता नहीं है, आपको कह रहा है कि चौथे सेकंड में बताना है। तो एक याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में कभी भी आता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो याद रखना nवें सेकंड में तय की गई दूरी की बात करता है। तो nवें सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि Sn बराबर u प्लस में a/2 और 2n माइनस कितना होगा, यहां पर 1 हो जाता है, ये 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको nवें सेकंड में, यानी कि चौथावें सेकंड में, 100वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 4वें सेकंड में, तीसरे सेकंड में, उस सेकंड की बात कर रहा है जिस सेकंड की बात हम करना चाह रहे हैं। यानी कि 1 से लेकर के 10 के बीच में क्या हुआ, चौथे सेकंड बोलेगा तो चौथा केवल और केवल चौथे सेकंड की बात कर रहा है। तो यहां पर आपको चौथे सेकंड, इसका मतलब n का मान कितना होता है, यहां पर 4 सेकंड पे आपको पूछ रहा है, तय की गई दूरी, फॉर्मूला वही लगेगा। और आप जानते हैं जब कोई भी वस्तु अपने आप गिरता है, जब उसको किसी वेग से गिराया नहीं, अपने आप गिरता है, तो उस समय हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा त्वरण होगा वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, और ये फ्री फॉल कंडीशन हो गया, अपने आप गिर रहा है, फ्री फॉल हो गया। और जब फ्री फॉल कंडीशन यू का मान 0 होगा तो ए बराबर जी अपने आप मान लेना आप। और इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला पे तो यू का मान आपको होगी सर यहां तो 0 हो गया, और ए का मान जी के मान के बराबर होगा, और वो आपको जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके जगह पे 10 रख देना, ये 2 हो गया। और यहां पर 2 और n का मान चौथे सेकंड में पूछ रहा, 4 से गुना कर देंगे -1, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 35 मीटर आपको निकल करके आ जाएगा। यानी कि चौथे सेकंड की बात करें, चौथे सेकंड में कितना दूरी तय किया, कहेंगे 35 मीटर की। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना बनता है। तो प्रेशर कुकर की बात करते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। एक बात मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग प्रेशर कुकर की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रेशर कुकर की अगर बात करेंगे तो जब प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हैं, क्या प्रेशर कुकर आपका 5 लीटर के बदले 6 लीटर हो जाता है? नहीं, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम नियत होगा, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेशर में आप खाना बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, और पानी वाष्प बनता है, और उस वाष्प को हम लोग आइडियल गैस मानते हैं, आदर्श गैस मान लेते हैं। इसलिए आदर्श गैस का क्वेश्चन पीवी इक्वल टू एमआरटी हम लोग लगा देते हैं। और याद रखिएगा उसके अंदर एम और आर हमारा कांस्टेंट हमेशा मान लेना, जो आदर्श गैस है उसके लिए एम और आर को कांस्टेंट मान लेते हैं। और यहां पर प्रेशर जो कुकर है उसका वॉल्यूम भी नहीं आता, ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब प्रेशर समानुपाती और टेम्परेचर का हो गया। अब यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछता है कि तापमान के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है कि प्रेशर को बढ़ाने से तापमान बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, एक बात याद रखना, मैं एरो मार्क से दिखा रहा हूं यहां पर कि प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, प्रेशर ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा होगा, अगर तापमान ज्यादा होगा तो उसके पास
ज्यादा हीट होगा और खाना को जल्दी पका देता है। इसका मतलब है प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, P से T पे जा रहा है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब है प्रेशर कुकर में खाना अगर कम समय में पकता है, इसका मतलब है प्रेशर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होगा, तो कहेंगे बढ़ जाता। आंसर करेंगे ए। अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली प्रमेय की बात करता है। तो बर्नौली प्रमेय हमारा बर्नौली थ्योरम है, और बर्नौली प्रमेय हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। याद रखना, हजारों बार क्वेश्चंस आया हुआ है, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा ये आधारित होता है बर्नौली, याद रखना। और अगर आपसे बर्नौली के इक्वेशंस की अगर कोई बात कर लेता है, क्या ना, बर्नौली का जो इक्वेशंस होगा वो हमारा क्या होगा, इनके जो इक्वेशंस की बात करते हैं, याद रखना P बाय क्या होगा, कहेंगे P बाय यहां पर हमारा P बाय रो जी, प्लस में क्या होगा, कहेंगे V स्क्वायर बाय 2G, प्लस में क्या होगा, कहेंगे यहां पर Z, और बराबर में क्या करेंगे, तो यहां पर कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है ये जो इक्वेशंस है आपका बर्नौली इक्वेशंस है, इसमें ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी मिलाकर के कांस्टेंट है। और एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि ना तो एनर्जी का लॉस होगा, ना तो एनर्जी का ज्ञान होगा किसी सिस्टम में, उस सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लॉस नहीं होगा। तो याद रखेंगे ये इक्वेशंस हमारा बर्नौली का इक्वेशन होता है। और ध्यान रखेंगे बर्नौली हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए आंसर करेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट। क्योंकि पूछ रहा था किस संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें अगला एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो आधारित होता है, याद रखना कैपलर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, कैपलर के गति के नियम की बात करते हैं। तो कैपलर के गति का जो दूसरा नियम होता है, कैपलर की गति का जो दूसरा नियम होता है, कैपलर की गति का जो दूसरा नियम है, और कैपलर की गति का दूसरे नियम की बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्षत्रीय नियम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्षत्रीय नियम के नाम से जानते हैं। तो जो क्षत्रीय नियम होता है, जिसको क्षत्रीय नियम कहते हैं, वो हमारा इसी संरक्षण पे काम करता है, इसको हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन याद रखिए, संवेग संरक्षण के लिए चाहे कोई भी टक्कर हो, फर्क नहीं पड़ता, टक्कर कैसा भी हो, आमने सामना का हो, जोरदार टक्कर हो, हल्का टक्कर, अगर टक्कर हो रहा है, या तोप से गोला निकला, बंदूक से गोली निकली, अगर इस तरह का सेंस क्रिएट होता है, तो कहना हमेशा उसमें संवेग संरक्षण होगा, यानी पहले का संवेग बाद का संवेग हमेशा बराबर होगा, तो वहां पर आपका संवेग संरक्षण काम करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री जल में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कितनी होगी। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा 5 ग्राम क्या, तो कहेंगे यहां पर 5 ग्राम यहां पर बर्फ है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम क्या, तो कहेंगे यहां पर बर्फ है। और इसको किस में बदलना है, तो किसको, इसको हम लोग को 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में बदलना है। अगर बर्फ 5 ग्राम है तो 5 ग्राम जल भी होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी हमारा कितना ग्राम, तो कहेंगे 5 ग्राम ही रहेगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बर्फ हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगला जो फेज हमारा होगा वो पानी का ही होता है। तो इसमें आगे अगला प्रोसीजर कोई नहीं होगा, इसके बाद हमारा यही बनता है। तो अगर हम लोग का ऐसा ही बनता है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, यहां बर्फ है, यहां जल है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है। आपको क्या दिख रहा है, फेज अलग है, तापमान सेम है, फेज अलग है, तापमान सेम रहेगा, फेज अलग करना होगा। टेम्परेचर को सेम रख करके अगर फेज अलग करना होगा, अवस्था अलग करना होगा, तो उसमें गुप्त उष्मा देना पड़ेगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त, इसमें कौन सा उष्मा आप देंगे, कि इसमें गुप्त उष्मा देंगे। और गुप्त उष्मा कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप यहां पर Q बराबर ml यूज करेंगे। और जब भी गुप्त उष्मा का कंसेप्ट आएगा, तो हमेशा फॉर्मूला आपका यही लगाना है। आप कहेंगे सर मास कितना दे रखा, तो यहां पर 5 ग्राम दे रखा, 5 ग्राम हो गया। आप कहेंगे सर L क्या है, तो L हमारा गुप्त उष्मा होता है। और कहेंगे जब बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा की बात करते हैं, याद रखना बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा की अगर हम बात करते हैं, तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होगी, तो बर्फ जब गलेगा तो पानी बनेगा, और बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, याद रखना। अगर कहेगा जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, तो याद रखना अगर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा अगर आपसे पूछ लेता है, ये दोनों डेटा याद रखना, तो जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होगी, तो कहना 540 कैलोरी पर क्या होगा, कहेंगे ग्राम होता है। ये दोनों डेटा याद रखना। तो यहां बर्फ से पानी बन रहा है, तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा यूज करना पड़ेगा, L का मान, यहां पे L का मान 80 कैलोरी क्या होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम हो गया। ग्राम से ग्राम कट गया, कितना होगा, यहां पर हमारा 400 कैलोरी हमारा राइट आंसर। इसका मतलब कितना
को उपयुष्मा देना पड़ेगा, 400 कैलोरी। इसका मतलब ये आंसर, इसमें बटा जी को काट दीजिएगा, ये आपको गलत दे रखा है इंफॉर्मेशन ऐसे करके। 400 सिर्फ 400 कैलोरी होगा, और कैलोरी हमारा क्या तो कहेंगे उष्मा का सीजीएस मात्रक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और जब भी आप हीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा सीजीएस यूनिट को ही फॉलो करें, क्योंकि उसी में आपको क्या होगा, तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, निर्भय जी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर करके। कह रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 केजी पानी को, कह रहा है कि यहां पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 500 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। ये 30 डिग्री पर है, ये 80 डिग्री पर है, दोनों को मिलाना है, दोनों पानी पानी है। जब पानी पानी की बात होती है तो लॉ ऑफ मिक्सिंग का फंडा अपनाना है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉ ऑफ मिक्सिंग का अगर हम लोग यहां पर रूल यूज करते हैं तो लॉ ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला केवल और केवल पानी और पानी में ही लगेगा, दूसरा कहीं नहीं लगेगा। और इसका फॉर्मूला M1S1 डेल्टा टी प्लस में क्या होगा कहेंगे यहां पर हमारा M2S2 डेल्टा टी बराबर क्या कहेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर के लिए, एक कंटेनर के लिए M1S1 डेल्टा टी, दूसरे के लिए M2S2 डेल्टा टी बराबर 0 कर देना है। अब आप ही बताइए, इसमें 2 केजी पानी दे रखा है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीजीएस यूनिट सॉल्व करेंगे, तो मास जो दे रखा है आपका 2 केजी में, तो 2 केजी बराबर कितना ग्राम होगा तो कहेंगे यहां पर 2000 ग्राम, इसलिए आप यहां पर 2000 ग्राम रखेंगे। अब यहां एस है, तो पानी के लिए अगर विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं, अगर हम पानी ठंडा रहे कि गर्म रहे फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू विशिष्ट उष्मा का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर हम लोग यहां पर आइस की बात करते हैं या हम लोग वेपर की बात करते हैं, तो ये हमारा 1 नहीं 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना, चूंकि पानी पानी का मिश्रण है, तो यहां पर एस का मान कितना होगा कहेंगे यहां पर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो 1 रख दिए। अब तापमान में अंतर, अगर आप ठंडे पानी, अगर इस कंटेनर को देखिए, यहां पर तापमान आपका 30 डिग्री है, और आप जब मिलाएंगे तो मिश्रण का तापमान कैपिटल टी होगा। मान लेते हैं अपने हिसाब से मिश्रण का तापमान कुछ और होगा, तो वो अंतिम होगा, ये इसके लिए प्रारंभिक होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसका मतलब टी माइनस क्या करेंगे तो यहां पर 30 कर दिए, प्लस दूसरे कंटेनर में मास कितना तो कहेंगे 500 ग्राम, और एस का मान आप जानते हैं पानी है तो 1 ही रखेंगे। इसके लिए भी अगर देखेंगे अंतिम तापमान टी होगा, और इसके लिए प्रारंभिक तापमान 80 है, इसके बाद टी माइनस क्या करेंगे 80 बराबर 0 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। और यहां पर टी माइनस 30 बराबर क्या करेंगे तो कहेंगे यहां पर 500, और अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, इसको पलट देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 80 माइनस टी कर देते हैं, और यहां से 5 से कट दीजिए, 4 हो गया, तो आप कहेंगे सर 4t, यहां पर निकल करके आ जाएगा क्या, यहां पर 4t माइनस 120 बराबर कितना तो कहेंगे यहां पर 80 हो गया, 80 माइनस टी हो गया। और इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना निकल करके आ जाएगा फाइनली, तो आप कहेंगे यहां पर सर 5t बराबर 200 हो गया। इसका मतलब है टी बराबर कितना होगा कहेंगे यहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपके मिश्रण का तापमान होगा, जो कि आपका आंसर यहां पर एक करेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी पानी पानी मिश्रण की बात आती है, जब पानी और पानी को मिलाने की बात आती है, तो हमेशा लॉ ऑफ मिक्सिंग फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, ये कि कहीं और लगा देना है। ये केवल और केवल लॉ ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला कहां लगेगा, जब पानी और पानी को आप मिलाते हैं, ये पानी और पानी के मिश्रण की बात करते हैं, तो पानी और पानी के मिश्रण की जब कभी बात करें तो यही फॉर्मूला लगाना है, आंसर करना है। नोबेल गैस की संयोजकता कितनी होगी तो 0। अगला 1 किलोग्राम जल, अब कह रहा है कि 1 केजी हमारा जल है, मान लेते किसी कंटेनर में हमारा क्या है, तो इस कंटेनर में 1 केजी हमारा जल है। अब इस कंटेनर का टेम्परेचर जो पानी का वो कितना तो कहेंगे 30 डिग्री है। अब इस 30 डिग्री टेम्परेचर को अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करना हो तो आपको जाहिर सी बात है नीचे से हीट आपको करना पड़ेगा। तो ये जो आप हीट करेंगे Q, ये कितना करेंगे तो Q बराबर MS डेल्टा T फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कभी भी तापमान में अंतर कराना होगा, इतने से इतना लेके जाना है, तब आप MS डेल्टा T लगाएंगे। जब तापमान समान होगा, अवस्था अलग होगा, तो Q इक्वल टू ML लगाते हैं। तो यहां पर तापमान का हमारा Q का फॉर्मूला क्या होता है MS डेल्टा T। मास कितना दे रखा है, मास यहां पर 1 केजी, और आपको बोले हैं कि सीजीएस में रखना है तो 1000 ग्राम ही रखना है, तो यहां पर 1000 ग्राम हो गया। और पानी है तो पानी के लिए 1 होगा S का मान, और डेल्टा T कितने का अंतर हो रहा है, तो ये 50 का, तो यहां पर 50 हो गया। अब इसको देखेंगे तो आपका 50,000 कैलोरी हो गया, और इसी को बोलेंगे 50 किलो कैलोरी बोलते हैं, क्योंकि 1000 का मतलब किलो होता है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए शॉर्ट में कि ये हमारा क्या तो कहेंगे, ये हमारा यहां पर ऐसे करके ये हमारा आई का फिगर होता है, और हम लोग यहां पर एक रफ फिगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इसी से हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर, ये हमारा इस तरह से, ये हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर आई है, ये हमारा क्या तो कहेंगे आंख है। इस तरह से मान लीजिए कि हमारा आंख से बहुत सारे नर्व सेल्स निकले हुए रहते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे आंख में क्या होता है कहेंगे लेंस लगा
रहता है, और ये कौन सा लेंस है, सिलेरी मसल से हमारा ये उत्तल लेंस यहां पर रखता है, और यहां वाला जो पोजीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग रेटिना बोल देते हैं, ये हमारा रेटिना होगा। अगर हम बात करते हैं ये रेटिना है, अगर रेटिना पर इमेज बनता है तो यहां पर आपको हर चीज दिखाई देगा, पूरा क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका इमेज गलती से आपका आंख खराब हो गया, लेंस खराब हो गया, इमेज कहीं ना कहीं यहां अगर बन जाएगा, अगर इमेज यहां पर बनेगा, यानी कि रेटिना से पहले इमेज बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ये निकट दृष्टि दोष होगा। और अगर रेटिना के पीछे इमेज बन जाता है कहीं ना कहीं यहां पर, इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ये क्या बात कहेंगे, इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखेगी, निकट की नहीं दिखती, उल्टा होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब इमेज यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। अगर इमेज यहां पर बनेगा तो व्यक्ति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो कहेंगे यहां पर, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा, क्योंकि रेटिना के पीछे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया, अगर उसका उपचार करना है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, तो डॉक्टर देखेगा अगर इमेज यहां बन रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा, एक ऐसा लेंस आपके चश्मा में लगाएगा जो प्रकाश को फैलाएगा, और उसके कारण यहां पर अवतल लेंस लगा देगा, और अवतल लेंस प्रकाश को फैलाएगा और फैला करके रेटिना पर इमेज बना देता है। तब तो कहेंगे इसका उपचार करने के लिए यहां पर किसका, तो कहेंगे यहां पर अवतल लेंस का चश्मा आपको यूज करता है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष अगर हो गया, तब जब इसका उपचार करना होगा, तो ये दूर बन रहा था, इसको और पास लाना है, और पास लाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उत्तल लेंस लगा करके हम अपनी आंख को ठीक कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखना। अगर रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो ये हमारा सेल था, इस सेल का जो खोज किया वो किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसका खोज किसने किया, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखना। एक तो हमारा यहां पर रॉबर्ट ब्राउन है, एक हमारा क्या तो कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन है, ये हमारा क्या तो कहेंगे ये सेल है। सेल का खोज किसने तो कहेंगे यहां पर रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखना। ये किसने किया तो कहेंगे यहां पर रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, ध्यान रखना। अगर आपसे बात कर लेता तो लुईस पास्चर का, कहेंगे लुईस पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया था, याद रखना। ये किसका तो कहेंगे रेबीज का टीका, रेबीज का टीका जो खोज किया था वो किसने, लुईस पास्चर ने। और इसने दूध के यानी कि मिल्क पास्चराइजेशन का कांसेप्ट दिया था, इसने पास्चराइजेशन का कांसेप्ट भी इन्होंने दिया था, यानी कि मिल्क पास्चराइजेशन की हम बात करते हैं। और मिल्क को पास्चराइज करके हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं तो मार देते हैं। ये बैक्टीरिया को मार करके फिर पैकेट में बंद करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन पास्चराइजेशन जो होता है हमारा, लगभग आप मान लीजिएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप दूध को बॉयल करके फिर पैकेट में बंद कर देते हैं और मार्केट में उसको सप्लाई करते हैं। अगर हम लोग रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस का खोज किया था। आगे चलते हैं, पेपर आकार की अभियांत्रिकी प्रणाली में सीट A2 का जो साइज है वो हमारा क्या होगा, हम लोग देखते होंगे, हम लोग जिस पेपर में लिखते हैं वो A4 साइज का सीट होता है। ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये कंप्लीट आपका जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं एएलपी का, उनके लिए बेहद ही यूजफुल होगा। और उसी के लिए मैंने ये सेशन शुरुआत भी किया है कि आप सभी बच्चे अगर लगता है कि साइंस में वीक है, आप जुड़िए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ हम आपको हर चीज पढ़ा देंगे, इसमें हर चीज सिखा देंगे, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। और लगेगा कि इस एरिया से क्वेश्चन आ जाए तो शायद आपसे नहीं छूटेगा। तो अगर ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग की भी क्वेश्चन पूरा का पूरा कंसेप्चुअल होता है। धीरे धीरे करके मैंने आपको बोला हर एक सेट में 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास वेरिएशन रहेगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आपको हमेशा यूज करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे। तो हम कोशिश किए हैं कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़े फिर भी आपको हम सिखाते चले जाएंगे। तो अगर यहां पर इस क्वेश्चंस को भी अगर बनाते से कई गुना ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ईडी का है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप सभी लोगों को डर लगता होगा, उसी के ये क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं। आप बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं A2 साइज का सीट, तो हमारे पास जो साइज का सीट होता है वो अलग अलग साइज के सीट हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो साइज होता है वो सबसे बड़ा साइज हमारा कौन होगा, कहेंगे ये हमारा 1189 mm से लेकर के ये हमारा लंबाई और ये चौड़ाई 800 कितना होगा, कहेंगे 841 mm का ये चौड़ाई होगा, ये 841 mm का होता है। तो ये हमारा A0 साइज कहलाता है, ये A0 साइज। इसी में अगर आपको ढूंढना होगा कि सर A1 साइज कौन सा होगा, कहेंगे इसको बीचों बीच डिवाइड कर दो और ये वाला भाग कंप्लीट आपका A1 हो जाएगा, ये A1 हो गया। अगर इसको बीचों बीच डिवाइड कर दोगे तो ये साइज आपका A2 हो जाएगा। अगर इसको भी
बीचों बीच डिवाइड करोगे तो ये A3 हो गया, इसको बीचों बीच करोगे तो ये A4 साइज होगा। अब डायमेंशंस आपके हाथ में है, आप आसानी से हर चीज लिखा हुआ है, बीचों बीच सब जब भी डिवाइड किए हैं तो बीचों बीच डिवाइड किए हैं और उसके डायमेंशंस को आप आसानी से लिख पाओगे। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि बताओ A0 यानी एरिया की बात करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो कहेंगे यहां पर सीधा सीधा आप कहोगे कि सर यहां पर 841 गुना में कितना, तो कहेंगे 1189 हो गया इतना mm। अगर हम बोलेंगे कि बताओ A1 का बोलो तो आधा हो गया, और A1 का अगर आधा हो गया तो इसका आधा 594 हो गया, तो यहां पर 590 हमारा 4 हो गया, गुना में हमारा कितना 841 ही रहेगा। अगर हम A2 की बात करते हैं तो 841 का फिर अगर आधा कर दिए यानी कि A2 हमारा ये है, ये वाला साइज की बात कर रहे हैं, ये साइज हमारा 420 अप्रोक्सीमेट 420 होगा, और ये वाला साइज हमारा 594 ही होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अगर A2 A3 आपसे A2 साइज पूछा गया था, A2 साइज में यही अवेलेबल होगा, और 420 गुना में 594 जहां कहीं भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे यहां पर। और ध्यान रखेंगे इस तरह से आप A3 को भी लिखिएगा, A4 को भी लिखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर करते हैं। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का सी है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ड्राइंग शीट में है, तो अगर आप यहां पर एरिया A0 देखे थे तो ये 1189 mm गुना में आपका 841 mm आपको दे रखा था, और इसको जब कैलकुलेट आप करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका 1 मीटर स्क्वायर निकल करके आएगा, और यही हमारा सबसे बड़ा साइज होता है। 1 मीटर स्क्वायर का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा A0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार A0 साइज, सबसे बड़ा आकार A0 साइज होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए टी स्क्वायर आपको गिवन है, इसमें जो एक्स भाग है उसको प्रदर्शित करना है। तो ये जो एक्स है इसको तो हम लोग ब्लेड कहते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा ये ब्लेड होता है, और ये वाला जो हमारा होता है इसको हम लोग एज बोलते हैं, तो हमारा ये वर्किंग एज होता है। ध्यान रखेंगे ये कैसा एज होगा, इसको हम लोग वर्किंग एज के नाम से जानते हैं, और ये जो हमारा दे रखा है इसको हम लोग स्टॉक के नाम से जानते हैं। ये क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। तो आपसे एक्स पूछा गया था, आप कहेंगे स्टॉक। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है। और टी स्क्वायर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो कहेंगे टी स्क्वायर का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखेंगे, इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, ध्यान रखना मेरा, इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ अगर करना होगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करना होगा तो हम टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं केवल और केवल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। हमें लगता है कि अगर 20 क्वेश्चन अगर आप डेली हमारे साथ अगर जुड़े रहिएगा तो शायद साइंस में जो आपको डर लग रहा है ना, वो सारा डर खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना है आपको, और हमको लगता है कि सभी लोग करिएगा भी, क्योंकि आपको पता है कि अगला वैकेंसी आने वाला है। एएलपी में बेहतर करके रखिएगा, सफलता मिलेगी। अगर थोड़ा सा कामचोर बन जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। फिर आप उसी वे में आएंगे जहां पर आपको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, 5 साल करना पड़ेगा। पता नहीं वैकेंसी आएगी कब आएगी, कौन जानता है, लेकिन अभी आपका चुनावी साल है, वैकेंसी आने की संभावना एएलपी में खास करके बहुत है। तो एएलपी वालों बच्चों के लिए तो ये यूजफुल है ही, अदर जो भी हमारे साइंस को और इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। तो सभी बच्चे अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो द प्लेटफॉर्म में आप पे जाकर के आप देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको देख करके 20 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट हमने लॉन्च किया, मात्र 99 रुपए में साइंस का। आप इसको परचेज करके हमारे साथ बन सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी से लेकर के एग्जाम तक ये सेशन आपका चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।